अनुरोध करूंगा कि वह अपने देश और विदेश में हिंदी के प्रचार और प्रसार के दिशा में वैश्विक हिंदी सम्मेलन के माध्यम से किस तरह से काम कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। डॉक्टर गुप्ता जी, आपसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट हो जाएं और अपनी बात कहें। प्रमोद जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, प्रमोद जी अगर शुरू कर रहे हो तो मैं बात में कैसा। हाँ, प्रमोद जी ज्वाइन किए, एक बार उनसे पूछ लिया जाए। पूछ लीजिए खट्टे जी एक बार उनसे। खट्टे जी प्रमोद जी से एक बार वो ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार चाहे तो उनसे पूछ लें। सर भार्गव जी, भार्गव जी आप अपनी बात बता सकते हैं। भार्गव जी, आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद आपका जो बटन है गलती से शायद बंद है वहां से। शायद थोड़ा देख लीजिए, जहां लाल बटन है ना वहां पर क्लिक कीजिए। हाँ, भार्गव जी, शायद विनय जी कैसा करें। विनय जी, मेरी आवाज आ रही है। जी जी, फिर गुप्ता साहब को ये जारी करने के लिए कहते हैं। हाँ एमएल गुप्ता साहब से कहते हैं। हाँ, जी भार्गव जी म्यूट करके रखा है इसलिए। अच्छा ठीक है, हम उनको बाद में जैसे ही वो जुड़ते हैं आगे बात बढ़ाएंगे। तब तक मैं गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी संस्था और उनके बारे में बताएं। खट्टे जी मेरी आवाज पहुंच रही है। जी हाँ, जी बिल्कुल जी, आ बहुत रही है। जी, अच्छा सकते सबसे पहले तो मैं समूह पर देवेंद्र मेवानी जी की को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ऐसा समा बांधा कि हम उन्हें सुनते रहें और अति ज्ञानवर्धन हमारा उन्होंने किया। और एक जो पते की बात कही उन्होंने कि वैज्ञानिक ललित साहित्य लिख सकता है, उसी प्रकार एक साहित्यकार यदि चिंतक है तो वह विज्ञान लेखन भी कर सकता है। इससे मुझ जैसे व्यक्ति का भी हौसला बढ़ा है, जो यदा कदा वैज्ञानिक विषयों पे अपनी अपना अभिमत देते हुए चीजों को लिखता है। ये बहुत अच्छी बात रही। और खट्टे साहब ने इसका आयोजन करके ऐसे लोगों से मिलवाया, उनको धन्यवाद। प्रमोद भार्गव जी वैज्ञानिक न होते हुए भी विज्ञान विषयों पर लिखते हैं, उनसे भी मुझे लगता है कि हमें प्रेरणा मिलेगी। जहां तक वैश्विक हिंदी सम्मेलन का ताल्लुक है, वैश्विक हिंदी सम्मेलन की स्थापना के पीछे मूलतः तो न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी थे। उन्होंने कहा कि यदि हमें भारतीय भाषा के काम को आगे बढ़ाना है तो जन जागरण करना पड़ेगा। दूसरा यह कि मैं कॉलेज के समय से भारतीय भाषाओं के काम में, हिंदी के काम में लगा रहा। मैंने पाया कि देश में, दुनिया में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वे परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं, अपने अपने पॉकेट्स में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इन सबको मिलाकर के इनकी नेटवर्किंग के माध्यम से कुछ ऐसा किया जा सके कि सब एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक मुट्ठी बनकर खड़े हों, जिसके माध्यम से हमारी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार विकास हो सके और जो भी कार्य किया जा रहा है वह सब तक पहुंचे। इसके बाद मैंने गूगल समूह के माध्यम से करीब 10,000 लोगों को जोड़ा है
जिसमें अनेक वाइस चांसलर हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, राजभाषा के लोग हैं। और इसमें सप्ताह में 2 या 3 लेख जो उन्हीं में से किसी के होते हैं, या भाषा आंदोलन की जो गतिविधियां चल रही हैं उसके माध्यम से सब तक पहुंचाई जाती है। उसका लाभ ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो कल तक नहीं हो पाती थी, क्योंकि तो थोड़े से लोग कहीं ना कहीं जुड़ते थे, अब होने लगी हैं। आपको आश्चर्य होगा जब संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय हिंदी की बोलियों को जोड़े जाने लगा, और लोगों को लगा अगर ऐसा हुआ तो हिंदी छोटी छोटी बोलियां बनकर रह जाएगी। तो उस समय भी इस समूह का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और हमें सफलता मिली। इस प्रकार अनेक गतिविधियां, भाषा टेक्नोलॉजी का माध्यम, इस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगा खटे जी जो विज्ञान को लेकर लगातार काम करते चले आ रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से क्या कर सकते हैं। विज्ञान के संबंध में जो किताबें लिखी जाती हैं उसके बारे में जानकारी लोगों को होती नहीं। उन विद्यार्थियों को, उन प्रोफेसर्स को, उन कॉलेजेस को उसकी जानकारी नहीं होती है कि इस विषय पर यह पुस्तक उपलब्ध है, इस विषय पर यह लेख लिखा गया है। इस प्रकार की जानकारियां नहीं होती हैं। मैं आज इस मंच पर यह कहना चाहूंगा कि यदि विज्ञान के संबंध में कोई लेख आता है तो वो लेखक का नाम, चित्र आदि हमें दें, तो इस समूह के माध्यम से देश दुनिया में जो हमारा लाखों लोगों पहुंचता है हम उसे पहुंचाएंगे। यदि विज्ञान को लेकर कोई पुस्तक लिखी जाती है, उस पुस्तक का चित्र, उसका संक्षिप्त विवरण और लेखक की जानकारी, उसे भी देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। इससे लाभ दोनों तरफ होगा। लाभ ये होगा कि जिन्हें जरूरत है, जिन कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को, विद्यार्थियों को, वे उसे पा सकेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? बीच में बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। जी हाँ सर, आवाज आ रही है। आप ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। इस प्रकार से वैश्विक हिंदी सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में बात दूसरों तक पहुंचाकर, जानकारी दूसरों तक पहुंचाकर काम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि भारतीय भाषाओं के प्रचार, प्रसार और कार्य का इससे बड़ा समूह अभी विश्व में नहीं है। और हम लगातार इसमें चीजों को जोड़ रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वे भी वैश्विक हिंदी सम्मेलन के गूगल समूह से जुड़ें, ताकि इस दिशा में जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो भी कार्य किया जा रहा है, उसके आप भी सहभागी और सहयोगी बन सकें। जिस प्रकार से हम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषाओं को स्थान दिलाने का एक प्रयास हमने पहले भी किया था, हम पुनः आरंभ करने वाले हैं, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, वकील और जज आदि को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि हम सहयोग कर पाएंगे। राहुल खट्टे जी पिछले काफी सालों से इस काम को देख रहे हैं, इससे निरंतर जुड़े रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आगे कुछ शब्द खट्टे जी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। खट्टे जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। हम आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और जो आवश्यकता है विज्ञान और तकनीक की, उसको जन साधारण तक हिंदी के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं अभी भार्गव जी से अनुरोध करता हूँ, थोड़ा अनम्यूट करने की कोशिश करेंगे आप? भार्गव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। समस्या कहाँ है? मैंने यहां से आपको स्पीकर पे रखा है। आप अपने थोड़ी बच्चों की सहायता से थोड़ी करने, इससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए थोड़ा। भार्गव जी कोशिश करेंगे, तब तक के मैं आपको बताना चाहूँगा कि भार्गव जी की जो दशावतार पुस्तक है, ये वाकई में पढ़ने लायक पुस्तक है। इसको पढ़ना ही चाहिए एक बार, यदि आपने साहित्य पढ़ा हो या फिर विज्ञान पढ़ा हो।
किसी भी श्रेणी के आप विद्यार्थी हो तो आपको ये, यदि आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपकी जो भ्रम है, आपके जो भ्रम है कि भाई काल्पनिक है वास्तविक है क्या है, एग्जैक्ट क्या है, वो सारा भ्रम आपका टूट जाएगा, सारी गलत भ्रांति आपकी टूट जाएगी, आपके सामने सारा चित्र प्रस्तुत हो जाएगा कि भाई हमारे समाज में साहित्य और विज्ञान कोई अलग अलग चीज नहीं है। उसको रखने का जो तरीका है हमारे यहाँ पे निश्चित तरीका रहा है। जैसे वेदों की ऋचाएं जो है वो काव्य काव्य रूप में रखी गई है, उसको गाया जाता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, सामवेद का गायन किया जाता है। तो जो विधा रही है, और आजकल हम विज्ञान पढ़ते हैं, जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो सूत्र में पढ़ते हैं, जब H2O बोला जाता है तो पूर्णतः रसायन की एक भाषा हो जाती है। हमारे यहाँ पे पानी के लिए कई सारे शब्द हैं। तो यह जो थोड़ा सा अंतर आ गया है यहाँ पे समझने में, विषय को समझने में जो अंतर आ गया, उसके कारण भ्रांतियाँ फैली है। तो उसी प्रकार मैं मानता हूँ कि हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, इनको पढ़ा जाना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि डॉक्टर भार्गव जी की यह पुस्तक, दशावतार जो पुस्तक है, ऐसी पुस्तक हमको हमारे वेद, उपनिषद, पुराणों को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। अब आप में से जो लोग भार्गव जी का जो चयन उन्होंने किया है उसके बारे में कुछ सवाल हो तो लिखकर बताए, या फिर अपनों को आपको अनम्यूट करके जो है कोई सवाल पूछ सकते हैं। और इसके बाद तब तक के भार्गव जी अनम्यूट होते हैं तो हम देखते हैं, अदरवाइज हम हमारे से एक विद्यार्थी जुड़े थे, संजय कुमार दक्ष नाम के, हमारे साथ संजय धोटे सर है, महात्मा गांधी विद्यालय वर्धा से, और यह भी अपनी बात रख सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपनी बात सकते हैं। मैं भार्गव जी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें अनम्यूट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद उनकी तरफ से कोई समस्या है। तो मीनवाइल संजय दक्ष जी आप इसमें जुड़े हुए हैं। संजय दक्ष जी कहीं यदि है आप तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इससे अपना प्रश्न भी कीजिए या फिर अपना अनुभव बताइए। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? कोई एक हाँ आ रही है, आ रही है। आ रही है। तो संजय दक्ष जी यदि है तो कीजिए। संजय दक्ष जी नहीं है। खट्टे जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ, ML गुप्ता। खट्टे जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। प्रश्न हाँ, कीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से हमें उच्च शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगा, उच्च शिक्षा मिल भी गई, रोजगार नहीं मिलेगा, कैसे ये प्रयोग सफल होगा? भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बनाया गया, वहां बहुत सारे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए टेक्नोलॉजी से संबंधित, और दूसरी कम खर्चे में बिना डोनेशन के दाखिले मिलने लगे, लेकिन उधर कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। जो लोग गए उनमें से भी काफी ने छोड़ दिया। सवाल ये है कि जब तक हमारी शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग की, मेडिकल की और तमाम तरह की नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो हम कैसे और किस प्रकार वेबिनारों आदि के माध्यम से और कितनी दूर तक इसे आगे ले जा पाएंगे, उसके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर मैं चाहूंगा कि कुछ विचार रखे जाए। जी हाँ, तो इस मामले में मैंने थोड़ा सोचा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है चाहते तो है कि अपनी भाषाओं में पढ़े लिखे समझे, लेकिन जब रोजगार का मामला आता है तो जहाँ रोजगार जहाँ से भी कहीं से रोजगार मिल जाए वो उस तरफ मुड़ जाता है। तो इसमें हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग स्वयं ही अपने आप जागरूक हो रहे हैं, उनमें जागरूकता फैल रही है कि हमने डिग्री ले ली, हमने इतना एडमिशन किया, विषयों को समझने के लिए इतना माथा, फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक तरह से कई सारे विषयों को एक साथ होकर अपने आप ही लोगों में इस तरह की जागृति फैलेगी और लोग स्वयं इस बात का विरोध करेंगे कि हमें जो शिक्षा चाहिए वो अपनी भाषा में चाहिए, और जो हम पढ़े हैं सबसे कंडीशन ये है कि हमारी समझने वाली भाषा में हो। और जो लोग हिंदी में पढ़ के विज्ञान तकनीकों को पढ़ रहे हैं उनको रोजगार मिलने के बारे में जैसे ही जागरूकता बढ़ेगी, लोग स्वयं ही इसमें आगे आकर इसका समाधान निकलेगा। अब हम देखते हैं कि भाषा के लिए लड़ कौन रहा है। जो व्यक्ति भाषा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वही भाषा के लिए लड़ रहा है।
लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कारण, जिसको लगता है कि, जिसको यह पता ही नहीं है कि उसका नुकसान किस कारण हुआ। जब ऐसे लोग जब जागरूक हो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि इस कारण से हमारे समस्या की जड़ यह है, तब अपने आप ही मुझे लगता है इसमें क्रांति आएगी। और मुझे आशा है कि आपका वैश्विक जो हिंदी सम्मेलन मंच है, इसके माध्यम से हम, आप जो जागृति लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा क्या है कि थोड़ा समय जो है, मुझे लगता है कि और थोड़ा उचित समय आने की अभी तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर। मैंने महाराज शासन को इसके बारे में लिखा था कि आपने एक विश्वविद्यालय बनाया, आपने इतना बड़ा खर्च किया, आपकी यहाँ की राज्य भाषा भी हिंदी है, संघ की राजभाषा भी हिंदी है, आपके प्रदेश में हर कोई हिंदी समझता है, आप हिंदी में काम भी कर रहे हैं, तो कम से कम अपने राज्य में तो हिंदी माध्यम से पढ़कर आने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दें। अगर इतना सा प्रलोभन भी मिल जाएगा, देखिए कि वहां पर लाइन लग जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर। अब इस मामले में हम कोशिश कर सकते हैं, देखते हैं आगे कितना सफल हो पाते हैं। क्योंकि क्या है कि कई सारी चीज़ें जो है, कुछ कुछ बातों का उत्तर जो है वो समय के पास ही होता है। जब उचित समय आता है तो सब ठीक हो जाता है। तो इस कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे जो अतिथि है सुधाकर पाठक जी, हिंदुस्तानी भाषा भारती के संपादक, इनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सुधाकर पाठक जी, अनम्यूट हो जाइए और अपना अपने विचार रखिए। सुधाकर पाठक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पाठक जी म्यूट है अभी। मेरी हाँ आवाज आ रही है आप धन्यवाद। तक? हाँ जी हाँ सर, ओके ओके, आ रही है, बताइए। राहुल जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे समय दिया और एक बहुत बढ़िया परिचर्चा का एक हिस्सा बनाया मुझे। और आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ी जी को सुनना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव रहा। भार्गव साहब को सुनना, बहुत विद्वान वक्ता इस परिचर्चा में जुड़े, निश्चित रूप से मेरा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। कुछ संगोष्ठियों में आदरणीय मेवाड़ी साहब को हम बुलवाना चाह रहे थे इंदिरा गांधी कला केंद्र में, लेकिन किसी स्थिति की वजह से उसमें पिछले वर्ष नहीं आ पाए थे, जब राष्ट्र निर्माण में हिंदी की भूमिका के एक दिवसीय संगोष्ठी हमने बुलाई थी, जिसमें आप भी पहुंच पाए थे। तो आज उनको सुनना बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें मुझे लगा साहित्य और विज्ञान का अंतर संबंध को लेके एक बहुत अच्छी सोच बन पाई। तरह से दिमाग चल रहा है कि उस विषय में भी कुछ चीजें की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और साहित्यिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। और विज्ञान और साहित्य को कैसे जोड़कर, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि विज्ञान अलग है और साहित्य के, जब भी हिंदी की कोई बात चलती है तो सामान्यतः यही माना जाता है कि साहित्य कर लिया, साहित्य में अगर कोई चीजें जुड़ गई हैं, कविता कहानी ये सब ने कर ली तो अब हिंदी के भला आया। लेकिन मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि कभी भी इन सब चीजों से भला हो नहीं पाया जब तक उसको विज्ञान से के साथ, शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। आदरणीय श्री मोतीलाल गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, उनका जिस मंच के माध्यम से वो सारे कार्यों को, मैं भी लेखों के माध्यम से मैं रहता हूँ, उनके लेख आए हैं, मैं पत्रिका में इसका प्रकाशन भी करता हूँ और बहुत उनके विचारों से प्रभावित भी रहता हूँ। और मेरा मानना ये कि जब तक इस शिक्षा को हिंदी शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा मुख्य जो कार्य है वो बच्चों के साथ काम है। सबसे पहले हिंदी का कार्य करने के लिए हम लोग साहित्यकारों के पास गए, जो हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े प्रतिष्ठित नाम है। तो हमें लगा कि वो सब लोग जब साहित्य की ही बात करते हैं, लेकिन भाषा की कोई बात कर नहीं रहा था कि भाषा को कैसे बचाया जाए, हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे, मेरी जो दिशा है वो बदल गई। फिर हमने भाषा शिक्षकों के करीब 600 से ज्यादा भाषा शिक्षकों को जोड़ा, एक शिक्षक प्रकोष्ठ बनाया और उस प्रकोष्ठ के माध्यम से अब हम काम कर रहे हैं। उस प्रकोष्ठ के माध्यम से हम बच्चों तक जा रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय जिसको मैं बार बार उठाता रहता हूँ अपनी परिचर्चाओं में, जिसको मैं सम्मिलित करता हूँ, कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर और जगह भी ऐसा हो रहा है, निजी विद्यालयों के अंदर 8वीं कक्षा तक तो हिंदी अनिवार्य एक विषय के रूप में रहती है। जब भी उसको 9वीं कक्षा में लाया जाता है तो हिंदी को विकल्प के रूप में लाया जाता है और फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश को वैकल्पिक भाषा के रूप में रखा जाता है। ये
बच्चों का कहिए, अभिभावकों का कहिए, स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनका कहिए, बच्चे हिंदी को छोड़ देते हैं, संस्कृत को छोड़ देते हैं और वो फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश ले लेते हैं, एक भाषा उनकी अंग्रेजी हो जाती है। तो 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बच्चा किस साहित्य को, किस विज्ञान को पढ़ेगा, आगे जाके क्या रहेगा, क्या वो न्यायालय में क्या करेगा, जाके क्या करेगा, ये बड़ी ही अफसोस का विषय है। तो विद्यालय स्तर पर जब तक शिक्षा में इसको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इसकी बात कहीं बन नहीं पाएगी। तो हम अपने जो कोशिश जो अपनी भाषा शिक्षकों के माध्यम हमने राज्य स्तरीय जो समितियां बनाई हैं, हम ये चाह रहे हैं, कार्यशालाएं स्कूलों में जाके कर रहे हैं, अलग अलग कार्यशालाएं करते हैं, हम उन स्कूल प्रबंधकों से मिलते हैं, हमारे लोग यहाँ से जाते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप फ्रेंच का, जर्मन का, स्पेनिश के आप काउंसलर्स को बुला के उन परिचर्चाएं करवाते हैं, उनको बच्चों को बताते हैं कि फ्रेंच पढ़ने का या स्पेनिश या जर्मन पढ़ने का क्या क्या फायदा है। हमें भी ये अवसर दीजिए, 1 घंटे की एक हमें कार्यशाला करने का अवसर दीजिए। और वैसे हमने ये बड़े सफल प्रयोग किए कि 8वीं-9वीं कक्षा में जो बच्चा फ्रेंच पढ़ के क्या करेगा, जब वो कभी फ्रांस जाएगा, जर्मन जाएगा, स्पेन जाएगा, तब उसको जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें, भाषाएं पढ़ के आप कहीं ना कहीं हिंदी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और बच्चा जिसने देश में रह के अपनी नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, उसके लिए हिंदी बहुत जरूरी है। ये सब चीजों को, इस तरह की जागृति लाने की जरूरत है। मुझे लगेगा कि इस मंच पर बहुत विद्वान लोग, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। मुझे लगता है कि जब तक अभी किसी रोजगार की बात की थी, भाषा को शिक्षा से जोड़ा जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा, तभी ये सब चीजें आगे तक पहुंच पाएंगी। मैं बार बार कहता हूं कि पत्तों में पानी डाला जा रहा है, जड़ें कहीं ना कहीं सूखे जा रही है, तो जड़ों के स्तर पे कार्य करने की आवश्यकता है, उनको करना बहुत आवश्यक है। तो मुझे आप लोगों ने ये अवसर राहुल जी मिला। एक हम पत्रिका निकालते हैं हिंदुस्तानी भाषा भारती के नाम से। कल हमारी भी एक परिचर्चा है जिसके अंदर भाषा शिक्षकों को हमने जोड़ा है, जिसके अंदर विद्वान वक्ता उसमें जुड़ेंगे। तो उसमें यही था कि भाषा के संरक्षण में भाषा शिक्षकों का क्या योगदान रह सकता है। तो हम लगातार और उनके शिक्षकों को, भाषा शिक्षकों को, इस बार हर बार हम मेधावी छात्र सम्मान करते हैं, जिन बच्चों के 90% से ज्यादा नंबर आते हैं भारतीय भाषाओं, उनको सम्मानित करते हैं। इस बार 3500 बच्चों का हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला भव्य आयोजन किया। हम गुड़गांव, गाजियाबाद, दिल्ली, इन सब जगहों में बड़े बड़े हम लोग बच्चों को लेकर कार्य करते हैं। हमें लगता है कि बच्चों के अंदर, बच्चों को भाषा के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जब हिंदी का बच्चा गले में मेडल डाल के, एक ट्रॉफी लेके उनकी शिक्षिका जब अपने स्कूल में जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे उनका सम्मान बढ़ता है, उनका भाषा के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। तो हमें बच्चों को उनके साथ जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ सरकार के ऊपर इस चीज का दबाव बनाना चाहिए कि जो शिक्षा के अंदर आप जो विदेशी भाषाओं को जोड़े जा रहे हैं उसको, और हिंदी को बिल्कुल वहां से अलग कर रहे हैं, इस व्यवस्था को आप बदलिए, तभी हिंदी का कुछ हो पाएगा। नहीं तो मुझे लग रहा कि स्थिति इतनी ठीक रहेगी। मैं अपनी वाणी को राहुल जी, हेलो राहुल जी, हेलो हेलो, हाँ खड्डे जी, हेलो। ओके ओके, एक मिनट राहुल, बताइए खड्डे जी, आप सुन रहे हैं? हेलो हेलो, धोटे जी, आप अपनी बात बताइए। हाँ नहीं, अभी मतलब पाठक जी जिस प्रकार से बता रहे थे उसी विषय से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ पाठक जी, आपने अभी जो मुद्दा उठाया कि रोजगार से संबंधित और जो हिंदी शिक्षक होते हैं, तो क्या वजह है कि हिंदी का विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पा रहा है? तो कैसा है सर, वर्तमान समय में जो पूरे संपूर्ण भारत में हिंदी विषय को जो पढ़ाया जाता है, विभिन्न विषयों के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, जैसे कि प्रयोजनमूलक अलग कर दिया, ड्रामा की हिंदी अलग कर दिया, उपन्यास की हिंदी अलग कर दिया, अनुवाद की हिंदी अलग कर दिया, विज्ञान की हिंदी अलग कर दिया, बैंकिंग की हिंदी अलग कर दिया। ऐसा नहीं है कि हिंदी के माध्यम से रोजगार नहीं है। आज जो पूरा की पूरा संचार माध्यम है वो भाषा पर ही टिका हुआ है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में जो विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमको हमारे जितने भी मतलब हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रयोजनमूलक या फंक्शनल लैंग्वेज है, उसके साथ में अगर मान लो हमने हिंदी को जोड़ दिया जाए, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर मान लो हमने विज्ञापन को ले आए, ग्रेजुएशन लेवल पे अगर मान लो हमने अनुवाद आपका है, लेकिन अभी विज्ञापन इतनी तरह से नहीं आया है। जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जहां पर लोग विदेशी भाषा सीख के या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आके हिंदी में अपना परफॉर्मेंस करते हैं, वहां पर निश्चित रूप से ही हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। आज
अगर वर्तमान में देखा जाए तो इतने सारे जो वर्तमान में कोविड के जो कोरोना वायरस के समय में विभिन्न प्रकार का हिंदी का प्रचार किस प्रकार बढ़ा है, आप उसी को भी देखिए। हाँ, ये बात जरूरी है कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग व्यवसायीकरण के कारण या अपने यहाँ पर बच्चों का प्लेसमेंट करने के कारण विदेशी भाषाओं को अधिक महत्व दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सर ने जब पहला व्याख्यान दिया उसके अंतर्गत जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि भाई हिंदी को इस प्रकार से ही पढ़ाया जा सकता है वर्तमान में, तो ऐसे विषय अगर निश्चित रूप से हम सामने लाएंगे तो पाठक जी हिंदी का उद्धार तो निश्चित होगा। हाँ, ये बात जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचने के लिए हमको हिंदी के साथ में अंग्रेजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। हाँ राहुल जी। जी हाँ, बहुत अच्छी बात बताई सर धोटे सर आपने। आप मेरे मुझे पढ़ाया सर आप, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो निश्चित ही इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, मैं क्योंकि एक प्रतिक्रिया देना चाहूंगा इस पर। हाँ, तो अपनी राय जी जी रखें। बोल। सब देखिए, जब देश आजाद हुआ था, देश में जी अंग्रेजी जानने वाले की संख्या लाखों में नहीं हजारों में थी। 99% से अधिक बच्चे मातृभाषा में ही पढ़ते थे। हम हिंदी के भारतीय भाषाओं के गाने गाते रहे, प्रतियोगिताएं करते रहे, चित्रकला प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता और कार्यशाला और कार्यक्रम, और ढलान बना दी गई अंग्रेजी की तरफ। संसाधनों की ढलान, हमारी तरक्की की ढलान। और हुआ ये कि हम हिंदी के गाने गाते रहे और संसाधनों की ढलान चुपचाप बना दी गई। और पानी बहकर कहाँ जाएगा साहब? पानी बहकर वहां गया। और आज इसलिए अंग्रेजी छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुकी है। भारतीय भाषाओं में केवल वही पढ़ रहा है जिसके पास रास्ता नहीं है। कहीं तो गड़बड़ हुई है, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से हुई है। हम कहते हैं हिंदी भारत की राजभाषा है, तो अंग्रेजी क्या है? आपको जानकारी दे दूं, हमारे संविधान कानून में अंग्रेजी को राजभाषा नहीं कहा गया। वो अघोषित राजभाषा है जिसके पास हिंदी राजभाषा से बहुत अधिक अधिकार हैं। आप यूं कह सकते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है कौन? बैठे रहो, प्रधानमंत्री हूं मैं। यही बिल्कुल यही हुआ है। आप मुझे जी जी जी। बताइए, अंग्रेजी के पास कौन सी शक्ति नहीं है आज जो हिंदी के पास है? देश में जितने कानून हैं, उन कानूनों में जो जानकारी दी जानी आवश्यक है, उनके अंतर्गत उसकी भाषा क्या है? हिंदी नहीं जी है जी। साहब, मराठी भी नहीं है, गुजराती भी नहीं है, अंग्रेजी है। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी है, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी है। कौन सा अधिकार ऐसा है कि जो हिंदी के पास है अंग्रेजी के पास नहीं है? इसलिए उच्च शिक्षा आपने वहां कर दी, रोजगार आपने वहां दे दिया। आप मुझे बताइए, आप और मैं कैसे कैसे और कैसे अपने बच्चों को भारतीय भाषा माध्यम में भेजें? ये अचानक नहीं हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। हाँ, मानसिकता है इसके पीछे, बिल्कुल अंग्रेजी मानसिकता। नहीं सर, मानसिकता नहीं है, मैं हाँ सुनिए, हाँ। ये योजनाबद्ध रूप से नीति नियंताओं ने तय कर दिया था। मैं इसी पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसी पर मैंने पीएचडी की है। धन्यवाद, वाह बढ़िया। पहली बात तो ये कि संविधान में ही अंग्रेजी की व्यवस्था दी गई, और जो कम की गई उसको बाद में पलट दिया गया। हाँ हाँ सही है। पलट कर ऐसा कर दिया गया कि अंग्रेजी चलती रहेगी, कोई बाधा नहीं है। हिंदी के सामने 100 बाधाएं, मराठी के सामने 100 बाधाएं, गुजराती के सामने 100 बाधाएं। इसलिए वो चल रही है और हम चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद सर जी। धोटे जी। हम हाँ थोड़ा हाँ। अभी कार्यक्रम के समापन की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा विषय जो है उस पर थोड़ा हम फोकस करते हुए जो है, और जी जी। क्योंकि बहुत व्यापक विषय है, उसमें कई सारे पहलू है। तो जी आज के जी विषय जी। हम थोड़ा चलेंगे और अन्य भी हमें अवसर मिलेंगे, उनमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो जी जी। हमारे हमारे इस मंच पर धोटे जी, आपसे अनुरोध है कि म्यूट कर दे आपका जो है जी जी। म्यूट का, ठीक है, म्यूट का बटन दबाइए कृपया। जी।
राहुल जी, आप ही ने अपना म्यूट कर लिया है। हाँ, इसके बाद में एक इसके बाद में जयशंकर यादव जी को बता जयशंकर यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा इस कार्यक्रम का थोड़ा समेटते हुए अपने अपने विचार रखें, और साथ ही इसके बाद में विनय जी जो है अपनी बात रखेंगे, अपने कार्य के बारे में परिचय देंगे, और उसके बाद में जो है जो तकनीकी समाधान की जो हमारे करता धरता है और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, वह इसके कार्यक्रम के बारे में समापन भी करेंगे, और जो हमारा रिकॉर्डिंग वगैरह है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले उसके बाद में विनय जी, और उसके बाद में तकनीकी समाधान के विनय बाबू जी बोलेंगे। तो इस तरह से क्रम रहेगा। और अभी देखिए 5:46 हो गया। हम लगभग 6 बजे के आसपास इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। तो अब मैं यादव जी से अनुरोध करता हूं कि अपना मंतव्य व्यक्त करें। यादव जी अनम्यूट हो जाइए और अपनी बात करें। सभी को नमस्कार। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस तरह का शालीन और बेहतरीन आयोजन हुआ। योजक तत्व जो दुर्लभ था वो सुलभ हुआ। नहीं ज्ञानेन सदृशम चरितार्थ हुआ। एक इस सत प्रयत्न को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बधाई देता हूं, और भविष्य में भी इसी तरह का कार्यक्रम चलता रहे, इसकी मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। राहुल जी, यादव जी का संबोधन हो चुका है, अब आगे कार्रवाई करें। कुछ तकनीकी कारणों से राहुल जी का फोन हैंग कर गया, मुझे लग रहा है, तो जिसके कारण राहुल जी जुड़ दिखाई नहीं पाए। दे रहे सर, राहुल जी दिखाई नहीं दे रहे, शायद ही लेफ्ट फॉर। हाँ हाँ नहीं, उनका मोबाइल शायद हैंग कर गया। अभी उन्होंने मुझे फोन किया था। तो जी जी सर, आज का जो कंक्लूजन। कार्यक्रम हुआ मैं बताना चाहूंगा
कि विज्ञान लेखन के बारे में मैं सोचता पहले बहुत था। राहुल जी के साथ जब मैं जुड़ा तो विज्ञान वार्ता पे उनका एक व्हाट्सएप पे चैनल भी है, उसपे जुड़ा, बहुत बढ़िया लगा। और आज मैंने भार्गव साहब को सुना, मेवानी जी को सुना, इन लोगों को सुन करके मुझे यह लगा कि इस क्षेत्र में भी लेखन का अवसर है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस क्षेत्र में लेखन करते हैं तो आप अपनी बात एक साधारण व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, और आज उसी की विशेष आवश्यकता है। मुझे लगता है कि चूंकि मैं अनुवाद के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और पूर्व में मैंने भारतीय वायुसेना के चिकित्सा संभाग में काम किया है, तो मुझे लगता है कि हम जब अपनी बात साधारण भाषा में, चाहे मराठी में हो या फिर किसी भी भाषा में हो, अगर विज्ञान की भाषा को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, अनुवाद के माध्यम से या अन्य माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, इसी जैसा मेवानी जी ने कहा, ये बहुत अच्छा प्रयास होगा और मुझे लगता है यह जागरूकता लाएगी। इसके साथ ही भार्गव साहब शायद अभी नहीं है, तो उनसे भी हम लोग बाद में फोन द्वारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इस आज के सम्मेलन के समापन के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं समस्त वक्ताजन जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आशा करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार का आयोजन हो और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। इसके साथ ही समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ, सभी का धन्यवाद। और हम आगे भी इस तरह से जुड़े रहेंगे और आगे भी इस तरह से प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खते जी, इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया नाम बताते जाइए, अपना नाम साथ ही। ठीक है, धन्यवाद बोलते जाइए और ये हो जाइए, मतलब लॉग आउट होते जाइएगा। डॉक्टर अहमद गुप्ता, निदेशक वैश्विक हिंदी सम्मेलन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए और लॉग आउट होते जाइए। धन्यवाद सर। मैं अरुण कमल, डीआरडीओ मुख्यालय से, दिल्ली से। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा आपका। धन्यवाद। नाम बताइए और लॉग आउट होते। कैलाश बामरे, धन्यवाद, बहुत बढ़िया आयोजन किया आपने। बस दुख इस बात का था कि बहुत कम लोग जुड़े सर, लेकिन नहीं, जो चलिए, हमारी कोशिश जो है थोड़े से शुरू होती है, हम विशाल तक जाएंगे, लघु से विशाल, बृहद से विशाल तक जाएंगे, लघु से विभुत। हम धन्यवाद। और आगे पल्लवी देते थे। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद राहुल जी। मैं डॉक्टर मालतेश, डीआरडीओ बैंगलोर से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके सहभागिता के लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तकनीकी समाधान सर। वाले बाबू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग किया होगा, हम अपेक्षा रखते हैं, और सफलतापूर्वक हो गया होगा। हम उसका यूट्यूब पे जैसे लिंक बनाएंगे, सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा आयोजन किया, बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका ही मार्गदर्शन रहा है शुरू से सर। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे और बढ़िया आगे बढ़ते रहो, ऐसी अच्छी बात। नहीं, आपका आशीर्वाद है सर, हम आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं, धन्यवाद, बात आराम से जी। श्याम शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं छोटे सर? नहीं सर, नहीं नहीं, ठीक है सर, लॉग आउट होती जाए। नमस्कार। ओके सर, धन्यवाद सर। श्याम बाबू शर्मा जी, विजय कुमार जी, एक थोड़ा वेट कीजिए। श्याम बाबू शर्मा जी। जी सर। रिकॉर्डिंग हो गया पूरी तरह से? हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई है पूरी। ठीक है सर। पाठक जी को नमस्कार। श्याम बाबू जी, आपका बहुत हमें अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं श्याम बाबू जी? नहीं, अब तो समापन बीना जी ने कर दिया है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। सुधाकर पाठक जी, आपका नमस्कार, आपको नमस्कार। आखिर में पांडे जी रहे, लांडे जी है हमारे साथ। लांडे जी नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार लांडे सर। ठीक है सर, कार्यक्रम बढ़िया रहा सर। कोशिश की है हमने जी। यस सर। पाठक जी नमस्कार। 360978199
6809781। ये तो मैडम मिलता नहीं ना, इसी पे तो आप मिला रहे थे, इस पे कहाँ, ये वोडाफोन का नंबर है ना, इसमें दिक्कत आती है। जीकेपी इनका भी धन्यवाद। सुधाकर पाठक बात पर व्यस्त है। जी सुधाकर पाठक जी नमस्कार, हम लॉग आउट हो रहे हैं नमस्कार अभी। सर, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, ठीक है, नमस्कार, लॉग आउट हो जाइए अभी जो है। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका सहभागिता के लिए आपने अपना समय धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यादव जी धन्यवाद। लांडे जी लॉग आउट हो जाइए आप। श्याम बाबू जी। जी सर। श्याम बाबू जी। जी सर, अब मैं भी लॉग आउट हो जाता हूँ फिर। ठीक है, अब जो है लगभग रिकॉर्डिंग का तो आप देखिएगा थोड़ा कैसा होगा इसका। एक चीज है, ये 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो हाँ, इसको हाँ। किस मोड में आपके पास कैसे जाएगा ये रिकॉर्डिंग? अभी फिलहाल तो जो है गूगल ड्राइव पे रख लीजिए। अच्छा ठीक है जी, नेक्स्ट में हम कंप्रेस करके देखेंगे फिर। ठीक है ठीक है ठीक है सर, लॉग आउट हो जाइए। ठीक। नमस्कार सर, आपका ठीक है, नमस्कार, तकनीकी समाधान और सहयोग आपका रहा। अरे नहीं सर, आपके ठीक है। पहले कार्यक्रम में आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे इतना दिन भर सहयोग, अपना समय निकाला। जी धन्यवाद सर, आपको ठीक है, बहुत हृदय से नमस्ते नमस्ते सर।